हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि विषय सामाजिक विज्ञान का आपका मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र माह जुलाई का हम पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपको 20 में से 20 पूरे नंबर चाहिए हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे याद करके जाना है ना। देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, पूरा बिल्कुल तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल सही आंसर दूंगा, तो आपका कोई भी अंक बिल्कुल कटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, है ना। तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, है ना। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आप हर एक अंक प्राप्त कर सकें। देख सकते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहले आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। 6 नंबर के आपके दिए गए हैं सबसे स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन इसमें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो 2 घंटे का अंतर हो सकता है। आपको इसका आंसर जो है 2 घंटे लिख देना है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? नाम लिखिए। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उनके नाम आपको यहाँ पे नीचे दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। इनको आपको लिख देना है ना, ये आपके नाम रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है ना? स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मैंने हाईलाइट किया है इसका आंसर, आपको इसमें आगे नहीं पढ़ना है। ये हाईलाइट जो यहाँ पे बताया गया है इसको ही आपको याद कर लेना है। स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। ओके, ये आपको आंसर में लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे अगला दिया गया है, यहाँ पे पैट्रियट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया? तो यहाँ पे मोंटेस्क्यू, है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर मोंटेस्क्यू, ये आपको इसका आंसर जो है लिख देना है ना, मोंटेस्क्यू इसका आंसर लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हरीशचंद्र, है ना, हरीशचंद्र मुखर्जी। ओके, हरीशचंद्र मुखर्जी आपको आंसर में लिख देना है। ओके, यही आपका आंसर इसका रहेगा 5वें का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस अवधि के दौरान चाइना ने जो है विश्व के इतिहास में अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया? तो सन 1958 से, है ना, 1958 से 61, है ना, इस समय में जो है चाइना ने अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया था, जब यहाँ पे 3 करोड़ लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थोड़ी लॉन्ग लिखने होंगे। यहाँ पे प्रश्न को उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक है, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। चलिए प्रत्येक का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा, देख सकते हैं, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। तो इसके अनुच्छेद 19 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे, है ना, सेकंड के फर्स्ट का। ओके, सेकंड के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, उसी क्वेश्चन के नीचे जो है लिखा हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो यही इसका आंसर है। कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, उत्तर में आप लिख देंगे सेकंड के। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो चलिए थर्ड का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी एक तरीके से। ओके, ये रहेगा आपका सेकंड के थर्ड का आंसर। देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है ना, कि मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके करने से कोई फर्क नहीं वहाँ पड़ता है, यानी कि उत्पादन में कोई यहाँ पे फर्क नहीं दिखाई देगा, है ना, कि उत्पादन ये लोग काम छोड़ के चले गए तो यहाँ पे कम हो गए या फिर कुछ बढ़ गया या फिर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यही यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी कही गई है, ये रहेगा आपका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न दिया गया आपका, तृतीयक क्षेत्रक से क्या है? उदाहरण दीजिए, है ना, तृतीयक क्षेत्रक की बात की जा रही है। चलिए देख लेते हैं तृतीयक क्षेत्रक को उदाहरण के साथ। ओके, तो ये आपके सामने आंसर दिया गया है। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है क्योंकि इसकी गतिविधियां अन्य क्षेत्रकों यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं, है ना। यह गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं, है ना। उदाहरण बीमा, बैंकिंग आदि आपका यहाँ पे उदाहरण इसके हो जाएंगे, है ना। और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए, है ना। तो भारत के तीनों ओर से आपको पता होगा कि जल राशियाँ कौन सी हैं, है ना, विस्तृत है। तो तीनों ओर से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ यहाँ पे जो है पश्चिम से, है ना, पूर्व से और यहाँ पे दक्षिण से, है ना, तीनों तरफ से यहाँ पे
घिरा हुआ है। तो पश्चिम से कहाँ से, अरब सागर से घिरा हुआ है ना, और पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे भारत के तीनों ओर विस्तृत जलराशियों के नाम यहाँ पे ये रहेंगे आपके। जलराशि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। अब देख लेते हैं हम 6वें नंबर के क्वेश्चन को, जो कि आपका दिया गया है सुएज नहर। देखिए, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए, है ना। तो सुएज नहर के निर्माण में भारत व यूरोप के जो व्यापार का महत्व है, इसको लिखना है आपको। तो सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार को बढ़ाने में मील के पत्थर का काम किया है ना सुएज नहर ने। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट के हिसाब से बनाकर लिख देंगे। तो इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के बीच जो है दूरी काफ़ी कम हो गई है, और भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस नहर के कारण व्यापारिक संबंध अच्छे सुदृढ़ हो गए हैं, है ना। इस प्रकार से 3rd पॉइंट भी लिखते हुए आप ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, दूसरे के 7वें का आंसर, है ना। तो भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर से के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। यहाँ पे यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटों के बराबर होता है। समूचे देश को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा इसका आंसर, कंप्लीट लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम पूरे 20 नंबर का आपका जो है मासिक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, सभी के सॉल्यूशन डाल चुके हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही निकट है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।